मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसमें लिखा है निम्न समांकों का प्रयोग करते हुए स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट को पूर्ण कीजिए। ये आपके बड़े प्रश्नों में पूछा जाता है जिसमें आपको रेशियो दे रखे हैं। उन रेशियो के आधार पर आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो वो जो चीजें बैलेंस शीट में अपने को चाहिए वो इन्हीं रेशियो से निकालनी है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स, तो ये जीपी दे रखा है। तो जीपी दे रखा है, ये सेल्स का 20% है, तो 100% बनाएंगे तो सेल्स आ जाएगा। तो ये सेल्स कैलकुलेशन आ जाएगा। शेयर होल्डर्स इक्विटी ये आपको संख्या के रूप में दे रखी है 75,000। उसके बाद में क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स, तो जो टोटल सेल्स है उसका 80% वो कहता है क्रेडिट सेल्स है, तो इससे आपके क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। टोटल एसेट्स टर्नओवर टू सेल्स, यानी टोटल एसेट्स टर्नओवर आप निकालोगे तो सेल्स आप पहले कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो इससे क्या चीज कैलकुलेट हो जाएगी, टोटल एसेट्स आ गया। टोटल यानी बैलेंस शीट की एक तरफ की टोटल आ जाएगी, टोटल एसेट्स का मतलब। फिर उसके बाद में इन्वेंट्री टर्नओवर टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आएगा, सेल्स में से जीपी घटा देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, और उससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा, इन्वेंट्री। तो एसेट्स की एक एंट्री अपने पास आ गई, स्टॉक। एवरेज कलेक्शन पीरियड 360 डेज इन ईयर मानते हुए लेना है, तो इससे आपका डेटर आ जाएगा। तो स्टॉक आ गया, डेटर आ गया, ठीक है। करंट रेशियो, करंट रेशियो से आपके सी ए और सी एल ये दोनों कैलकुलेट हो जाते हैं। तो करंट रेशियो दे रखे 1.6, तो करंट एसेट्स भी आ जाएगी और करंट लाइबिलिटीज भी आ जाएगा। उसके बाद में लॉन्ग टर्म डेट्स टू इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसे आपने उधार लिए हैं उसको बोलते हैं। टू इक्विटी, तो लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी दोनों ही इससे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें अपने को दे दी। अब इसमें फिर भी कुछ मिसिंग रह जाएगा तो वो बैलेंस शीट से पूरा करें। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा चीजें कैलकुलेट नहीं करनी, ये 7 बातें कैलकुलेट करनी है। डेटर हमने देखा हो जाएगा, इन्वेंट्री हमने देखा हो जाएगा। इन तीनों को मिलाकर टोटल होती है करंट लाइबिलिटीज, सही बात है। स्टॉक, डेटर, कैश तीनों को मिलाने से क्या बनता है, करंट एसेट्स, सॉरी करंट एसेट्स। इसमें से अगर हम ये दो कैलकुलेट कर ले तो ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी। तो ये तरीका अपनाया। फिर उसके बाद में हमारे पास टोटल एसेट्स एक फॉर्मूले में आ रही है, एक फॉर्मूले में टोटल एसेट्स लिखा हुआ था, तो टोटल एसेट्स आ जाएगी, उसमें से करंट एसेट्स घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट्स बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी। फिर इस तरफ आ जाएंगे तो इस तरफ अपने पास लॉन्ग टर्म डेट्स एक फॉर्मूले में दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी एक फॉर्मूले में दिया हुआ है, तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगी एक फॉर्मूले से। फिर इन दोनों का बचेगा, तो चूंकि हमारे पास बैलेंस शीट में इधर की टोटल आ जाएगी, सही है ना, उसमें से ये चीज घटा देंगे करंट लाइबिलिटीज, तो ये दो बचेंगे। और इन दोनों का अलग से ये रेशियो दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट्स टू इक्विटी। इन दोनों का आपस में अनुपात 40% है, तो इसका मतलब जो ये यहाँ पे जो अमाउंट होगी उसमें हम इन दोनों को बांट देंगे, तो बैलेंस शीट पूरी हो जाएगी। एज ए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कैसे ये सवाल होगा, यानी जो ऊपर फॉर्मूले दे रखे हैं उनको आप सॉल्व करते जाए और इस बैलेंस शीट में लिखते जाए। फिर जो बच जाएगा वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, डिफरेंस से। फिर जब हमें ये बात पता है इधर की टोटल मान लो जो भी आती है तो इधर भी वापस सेम टोटल आएगी। अगर इधर की टोटल में से ये 3 घटा देंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इधर की टोटल में से ये आ जाता है तो ये दोनों बैलेंसिंग फिगर आएंगे। अब ये दोनों कैसे होंगे, तो उसका ये रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। वो कहता है लॉन्ग टर्म डेट्स जो है ना वो इक्विटी का 40% है, तो लॉन्ग टर्म डेट यदि 40% है तो ये 60% हुआ कि नहीं हुआ। तो इन दोनों में जो भी अमाउंट आएगी वो 40 और 60 के अनुपात में बांटेंगे, बैलेंस शीट तैयार है। बस इतना ही सर। एज ए कंसेप्ट बात हम करें कि कैसे होगा, अब कैसे करना है वो देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन कैसे होगा, इसमें चूंकि हमें बैलेंस शीट पूरी करनी है, हमारा ऑब्जेक्टिव है रेशियो से बैलेंस शीट बनाना, है ना। तो आप इसकी हेडिंग लिख सकते हैं, रेशियो टू बैलेंस शीट। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक खाली बैलेंस शीट प्रश्न में दे रखी है,
तो इसका मतलब हमारा एक तो फोकस ये क्लियर हो गया कि बैलेंस शीट में हमें ये 7 बातें, 1 2 3 4 4 5 6 और 7, ये 7 बातें अपने को कैलकुलेट करनी है। तो इन 7 बातों को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अवेलेबल क्या है, रेशियोज दे रखे हैं। उन रेशियोज को एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे, अपने आप सारी बातें इसमें पूरी होती जाएंगी। अब वो एक एक करके सारे रेशियोज हम लिखते हैं जो कि प्रश्न में दे रखे हैं। तो सॉल्यूशन उसका यहाँ पे लिखेंगे। पहला रेशियो आपको दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स, ऐसा लिखा है। तो सेल्स इज इक्वल टू दे रखा है, वो अपने को कैलकुलेट करना है। जीपी कितना दे रखा है, जीपी दे रखा है 90,000। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी बटे सेल्स इंटू 100 होता है, यही तो होता है। तो इसका मतलब जीपी अगर दिया हुआ है तो उससे आपकी क्या कैलकुलेट हो जाता है, सेल्स कैलकुलेट हो जाता है। 20% दे रखा है। तो इसको सबसे आसान तरीका ये होता है कि या तो आप इसमें सारी संख्याएं पुटअप कर लो, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जीपी 90,000 दे रखा है, तो जीपी की जगह पे मैंने 90,000 लिखा। जीपी रेट कितना दे रखा है, 20%, है ना। तो मैंने उसको 20% की जगह पे लिख दिया 0.20 और बट्टे सेल्स को हमने लिख दिया एस। हो गया सवाल। जीपी रेट ऐसे ही निकलता है। अब आप सेल्स को इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 90,000 एस, जैसे एक्स लेते थे वैसे एस हो गया, इज इक्वल टू 0.20। तो सेल्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90,000 बट्टे 0.20, कितना था, हाँ बेटा 4,50,000। और आप इसको वापस क्रॉस चेक कर लो, 4,50,000 का 20% 90,000 आता है क्या, तो ये आपका हो गया ना। तो दो चीजें आपके पास अब आ चुकी हैं, एक जीपी 90,000 और एक सेल्स 4,50,000। कोई दिक्कत कर रहे हो चीज। अब जैसे अभी मैंने ऐसे लिख के सॉल्व कराया, अब आपको समझ में आ गया ऐसा होता है। आप इसको यहां पे एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते थे। सेल्स इक्वल टू कितना था, ये 90,000 बट्टे 0.20 कर सकते थे। इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 20% ऑफ सेल्स दे रखा है। तो सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट यानी जीपी अपॉन 0.20 कर दो। तो इसको 100% बनाना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 100% बनाना बोलते हैं। तो आप सिंगल लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया। किस किस को समझ में आया, हाथ में करें। हो गया दोनों संख्याएं। अब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हो इससे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो वो होता है सेल्स माइनस जीपी। तो आपके कितना हो जाएगा, 4,50,000 माइनस 90,000, 3,60,000। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। पहला फॉर्मूला हमारे सामने जो आया उससे हमें तीन बातें कैलकुलेट हो गई, जीपी, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेकंड फॉर्मूला देखो क्या दे रखा है। सेकंड दे रखा है शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी दे रखी है, लिखे अमाउंट दे रखे है 75,000, सही है। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी दे रखी है, तो सबसे पहला काम तो आपकी ड्यूटी ये है, इस बैलेंस शीट में आओ, यहाँ पे शेयर होल्डर्स इक्विटी दे रखी है, कितनी आई ये 75,000। यहाँ पे पहले इस बात को तो लिख ही दो कि ये तो 75,000 है, लिख दिया ब्लैंक बैलेंस शीट में। तो अपने पास 7 में से एक संख्या तो आ चुकी है। अब वापस अपने मेन सवाल में जाते हैं। नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसमें शेयर होल्डर्स इक्विटी का नाम आया है। वो क्या फॉर्मूला है, उसमें लिखा है
लॉन्ग टर्म डेट्स टू इक्विटी, यही लिखा है ना, तो तीसरा फॉर्मूला उसी को ही लिख दो, लॉन्ग टर्म डेट्स टू इक्विटी, ये आपके 40% दे रखा है। इसका मतलब ये है लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो इक्विटी का 40% है, यही हुआ ना इसका मतलब। और इक्विटी कितनी है? 75,000। तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू 75,000 इंटू 40%, कितना हुआ? हाँ बेटा, 30,000। ये आपके पास एक और संख्या आ गई और आपने ये इस रेशियो से निकाली है, सही है ना। इस रेशियो को मैंने पहले ऊपर ले लिया क्योंकि मुझे पता चला अच्छा अपने पास शेयर होल्डर्स इक्विटी आया और इक्विटी का एक फॉर्मूला नीचे प्रश्न में दे रखा है, तो उसको हाथों हाथ ऊपर उठा लिया। अब इस संख्या को भी ऊपर बैलेंस शीट में लिखो, तो लॉन्ग टर्म डेट्स कितना आ गया? 30,000। दो बातें हो गई, दो कैलकुलेशन यहां तक समझ में आया। अब आ जाओ आगे, फिर से आगे बढ़ते जाओ। इस सवाल में टाइम लगता है, ठीक है ना, लेकिन सीक्वेंस में ये पूरा सॉल्व खुद ही करवाएगा क्योंकि ऑब्वियस मान के चलो प्रश्न पूछा है तो उसमें ही सॉल्यूशन है। आगे देखो, थर्ड रेशियो क्या लिखा है, क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स निकाल लो, क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स, तो वो आपके कितना दे रखा है? 80%, 80%। इसका मतलब ये यही तो कहना चाहता है कि जो उधार बिक्री है वो टोटल बिक्री का 80% है। तो सीधा नीचे लिखो क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल्स 4,50,000 थी, उसका 80% उधार होता है, कितना हुआ? हाँ बेटा, 3,60,000। ये आपके क्या चीज आ गई? क्रेडिट सेल्स आ गई। क्रेडिट सेल्स का संबंध डेटर्स से होता है। चौथा हो गया। पांचवा फॉर्मूला देखो क्या दे, अच्छा आप नोटिस कर रहे हैं हम लाइन से चल रहे हैं उन फॉर्मूलों पे। अगला क्या लिखा है? टोटल एसेट्स टर्नओवर टू सेल्स। तो फॉर्मूला लिखे, टोटल एसेट्स टर्नओवर, ब्रैकेट में लिखा है टू सेल्स, यानी आपको ये जो टोटल एसेट्स टर्नओवर है वो सेल्स से निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स बट्टे टोटल एसेट्स, और वो रेशियो कितना दे रखा है? टोटल एसेट्स 3 टाइम्स, तो यहां पे आप लिख देंगे 3। सही चल रहा है सारा। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो के लिए आप क्या लिखते हो? सेल्स बट्टे टोटल एसेट्स लिखते हो, और वो 3 टाइम्स आपका आंसर आया, तो मैंने आंसर की जगह अब आप संख्याएं लिख दो, 3 की जगह 3, सेल्स की जगह पे आपके 4,50,000 और बट्टे टोटल एसेट्स TA। सही है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? 3TA बराबर 4,50,000। सही है। तो TA बराबर यानी टोटल एसेट्स बराबर 4,50,000 बट्टे 3 यानी 1,50,000। ये टोटल एसेट्स आपकी 1,50,000 आ गई। इसको भी बैलेंस शीट में जगह देनी है। आ जाओ ऊपर सवाल में, ये रही बैलेंस शीट। करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स दोनों की टोटल एसेट्स होती है, तो बैलेंस शीट की टोटल हमारे पास आ गई है 1,50,000, दोनों तरफ लिख दे। सही बात है। अब अभी बोर्ड पर और देखें एक बार, 1,50,000 यहां पे टोटल आया, ठीक बात। इसमें से दो चीजें हमारे पास पहले से है, तो ये कैसे आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। तो 1,50,000 में से ये और ये दोनों घटा दो, 45,000। तो आपको करंट रेशियो के लिए जो करंट लाइबिलिटी चाहिए थी वो आ चुकी है। सही चल रहा है।
बैलेंस शीट इसीलिए साथ में बनाते हुए चल रहे हैं कि जो जो चीजें बाई चांस कहीं पे संख्या टूटती होगी, हमारे से सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो वो बैलेंस शीट से अपने को मिल जाएगी। इस तरफ की बैलेंस शीट पूरी हो गई, आगे बढ़ते हैं। छठा फॉर्मूला, आगे क्या लिखा है? इन्वेंट्री टर्नओवर टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो लिखें इन्वेंट्री टर्नओवर टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन इन्वेंट्री, और ये दे कितना रखा है? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स सही लिखा मैंने? फॉर्मूला लिखना समझ में आता है आप सभी को? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपना है 3,60,000, सही है? बट इन्वेंट्री की जगह पे आई लिख दो और यहां पे 8 लिख दो। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कितना आता है बच्चों? 8i इज इक्वल टू 3,60,000। तो आई यानी इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3,60,000 डिवाइड बाय 8, कितना आता है? 45,000। क्या बैलेंस शीट में ये नाम है? तो इसको भी आप बैलेंस शीट में पहले हाथों हाथ रख के आओ। स्टॉक कितना आया? 45,000। हो गया बच्चों? अब फिर आगे बढ़ जाओ। सातवां फॉर्मूला, लाइन टू लाइन चल रहे हैं, कौन सा है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। लिखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड डेटर के संबंध में होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेटर बट्टे क्रेडिट सेल्स इंटू 360। ये इसका फॉर्मूला होता है। किताब में लिखा है 360 दिन मानते हुए लेना। तो डेटर हमें पता नहीं है तो डी लिख दो। ये पीरियड दे कितना रहा है? 18 दिन। यहां पे 18 डेज लिख दो, तो 18 हो गया। डेटर का डी लिख दो। क्रेडिट सेल्स कितना है? हाँ, 3,60,000 इंटू दिन कितने हैं? 360। अब मैंने फॉर्मूला ही तो लिखा है यहाँ पे, सही है ना? सही है। अब क्या करना है? इसको इससे गुणा करा दो, इसको इससे गुणा करा दो। तो 360 डी बराबर इसकी गुणा करना 3,60,000 इंटू 18 कितना? 64,000 80,000 64,80,000 64,000 80,000। तो डी बराबर, डी यानी डेटर इज इक्वल टू 64,80,000 डिवाइड बाय 360। करो कितना आता है? 18,000। ये आपका डेटर आ गया। तो डेटर को भी ऊपर सवाल में ले जाओ। ठीक है, यहां पे लिखिए डेटर कितना है? 18,000। हो गया यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। 7 फॉर्मूले सॉल्व हो गए, 8वें पे आ गए। अगला फॉर्मूला आपके दिया हुआ है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो कितना दे रखा है? 1.6। करंट रेशियो 1.6 अनुपात 1 ऐसे लिखा जाता है, ये आपको पता है ना? और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? CA अपॉन CL बराबर 1.6/1 ऐसे लिखते हैं, सही है? अपने पास इसमें कौन सी संख्या अवेलेबल है? करंट लायबिलिटीज है, तो करंट लायबिलिटीज कितनी है? 45। तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, CA डिवाइड बाई 45,000 बराबर 1.6/1, सही है? तो अब आप इसे सॉल्व करें।
सी ए बराबर इसकी इससे गुणा होगी 45,000 इंटू 1.6 कितना होता है 70 72,000। ये आपका 72,000 है। और इसके लास्ट में कोई रेशियो था वो तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। आपके पास करंट एसेट्स की टोटल आ गई 72,000। अब इसको भी मेन सवाल में ले जाएंगे। अब आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना, सवाल तो ऊपर यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। करंट एसेट्स यानी इन तीनों की जो टोटल होती है, ये 72,000 हमने कैलकुलेट कर ली। किन तीनों की? स्टॉक, डेटर और कैश। तो इसमें से ये दोनों आ चुके हैं अपने पास। तो 72,000 में से 45,000 और 18,000 घटाओ। 72,000 माइनस 45,000 माइनस 18,000 कितना आता है? तो 9,000। ये आपका बैलेंसिंग फिगर से आया, BF से। हो गया। और इधर 1,50,000 टोटल थी, उसमें से 72,000 करंट एसेट्स है, तो फिक्स एसेट्स कितना हो गया? तो 1,50,000 माइनस 72,000 कितना था? 78,000। ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। तो तीन संख्याएं बैलेंसिंग फिगर से आ गई, बाकी सारी सवाल के माध्यम से आ गई। बैलेंस शीट पूरी बन गई। अब आप इस पूरी बैलेंस शीट के सारे आंसर चेक कर लो, उतना ही सवाल है। और अपने आप हुआ है सवाल, हम नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोगों को कह रहा हूं जैसे जैसे प्रश्न दिया हुआ है उसको वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ। ये मत सोचो कि कैसे होगा क्या होगा, अपने आप होगा, ये मान के चलो। क्वेश्चन में सारी चीजें हैं, धीरे धीरे सॉल्व होगी, सामने आनी शुरू होगी। अच्छा अब ये आ गया क्या, अब इससे ये लिंक बनेगा, मतलब एक लिंक से अगला लिंक जुड़ता है, इस तरीके से ये सवाल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और सवाल करने का तरीका भी इसमें पूर्ण रूप से आ गया। पहले बैलेंस शीट बना दो, एक एक फॉर्मूला सॉल्व करते जाओ, जो जो चीज है उसको बैलेंस शीट में लिखते जाओ, क्योंकि बैलेंस शीट भी हिंट देती है। जैसे अपने को करंट लायबिलिटीज का हिंट बैलेंस शीट से मिला था, उसी तरीके से कैश का करंट एसेट से मिला, और करंट एसेट से ही फिक्स एसेट्स का मिला, और इधर की टोटल से इधर की टोटल का मिला। तो बैलेंस शीट साथ में बननी चाहिए। एक और बात, इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं उसमें बैलेंस शीट लगभग इसी साइज की होगी, बड़ी बड़ी बैलेंस शीट नहीं होगी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बैलेंस शीट होती है कि सर ये भी होता है ये भी होता है, कुछ नहीं। करंट एसेट्स के नाम पे स्टॉक, डेटर, कैश, फिक्स एसेट्स के नाम पे केवल फिक्स एसेट्स ही होते हैं। इधर जब आएंगे तो करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी बोलते हैं इसको, इतना ही होगा, और इससे ज्यादा बड़ी बैलेंस शीट इसमें नहीं होती। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स में ये आपके पूछा जाएगा यदि पेपर में आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इसमें लिखा है निम्न सूचनाओं से स्थिति विवरण पूर्ण कीजिए। तो बैलेंस शीट बनानी है इसमें अपने को। इस बार बैलेंस शीट ब्लैंक में दे नहीं रखी है, तो हम खुद उस पर जनरेट करेंगे। वर्किंग कैपिटल दे रखा है CA माइनस CL इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। करंट रेशियो दे रखा है CA और CL, इसका अनुपात होता है। लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो CA माइनस स्टॉक का अनुपात CL से होता है। फिक्स एसेट्स टू प्रोपराइटर्स फंड, तो प्रोपराइटर्स फंड और फिक्स एसेट्स का रिलेशन है। तो प्रोपराइटर्स फंड जो होता है वो आपके होता है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये होता है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्रश्न में दे रखी है, ये नील कहता है, तो नील भी संख्या तो होती है, तो वहां पे आ जाएगा। अब आपको इसके थ्रू बैलेंस शीट जनरेट करनी है। इसमें बैलेंस शीट ब्लैंक दे नहीं रखी है, तो हम खुद जनरेट करेंगे लगभग एस्टिमेटेड कि ये चीजें होनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक रफ बैलेंस शीट बनानी है। ये फाइनल नहीं है, जो जो चीज आ जाएगी वो लिख देंगे, नहीं आएगी तो टोटल तो मैच करेगी। ठीक है। टोटल क्यों मैच करेगी? क्योंकि हमने एसेट्स दो ही तरह की होती है, दो ही नाम लिखे हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, दोनों की टोटल यहां आ जाएगी, तो बैलेंस शीट तो बननी है। इस तरफ आपके शेयर होल्डर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लायबिलिटीज, ये तीन ही होते हैं, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो बैलेंस शीट आ जाएगी। मिनिमम नाम लिख दिए। तो अगर कभी भी मान लो आपको पेपर में सवाल में बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मेट पे रखेंगे।
क्लियर? ये बेसिक फॉर्मूला है इसका। अब जो चीज आ जाएगी ठीक है, वरना उसके जो बिना उसके भी पूरी हो जाएगी, तो ये चीज इसमें आएगी। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपके दिया हुआ है नंबर 1, क्या है बच्चों? वर्किंग कैपिटल 75,000। तो यहां पे लिखिए वर्किंग कैपिटल 75,000। तो जैसे ही आप वर्किंग कैपिटल लिखते हो तो आपका जो रेशियो है वो काम करता है करंट रेशियो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सी ए माइनस सी एल। ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है। तो सेकंड नंबर आप हाथों हाथ ही यहां पे ले लो, करंट रेशियो। करंट रेशियो कितना है बच्चों? सी ए अपॉन सी एल इज इक्वल टू, करंट रेशियो है 1.75 अपॉन 1 होता है। ये इसका फॉर्मूला लगा के छोड़ दिया। अब आपको यहां पे इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझो। वर्किंग कैपिटल 75,000, सवाल अमाउंट से सॉल्व होता है, रेशियो खाली अकेला सॉल्व नहीं कर सकता। तो अब आप यहां पे लिखेंगे WC, यानी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। हो गया। हमारे पास वर्किंग कैपिटल है 75,000 रुपए में, सी ए है 1.75 और सी एल है 1। क्लियर? अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हाँ बेटा, 1.75 में से 1 घटेगा तो 0.75, और इधर आया 75,000। इसका इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग दो कितना आता है? 1,00,000। ये क्या है? ये करंट लायबिलिटीज है। यहां पर जो आंसर आएगा वो 1 का आंसर आता है। किसका? 1 का आंसर आता है, और ये CL होता है। तो कभी भी ऐसा हो तो याद रखना ये CL हो गया। अगर ये CL आ गया डिवाइड करने से, तो CA बराबर 1,00,000 इंटू 1.75, कितना हुआ? 1,75,000। हो गया सॉल्व। ये CA हो गया। अब आप इसका क्रॉस चेक कर लो, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स 1,75,000 में से करंट लायबिलिटीज 1,00,000 घटाया तो क्या आया? वर्किंग कैपिटल आ गया ना 75,000। ये क्रॉस चेक हो गया। और आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ये 1.75 में से 1 घटाया तो 1 को उड़ा दिया ना हमने, 1 को उड़ा दिया, केवल 0.75 रखा डिफरेंस को। सही है? तो जो आंसर आएगा वो 1 का आएगा, और 1 का मतलब करंट लायबिलिटीज होता है। ये याद रखना है। समझ में आती है ये बात? अब आगे, तो इसमें हमारे पास सी ए आ गया और सी एल भी आ गया, तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं। सी एल कितना आया? 1,00,000, और सी ए 1,75,000। हो गया बच्चों? देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ था बच्चों? अंदर की तरफ लिखना पड़ेगा 60,000। तो अदर करंट लाइबिलिटीज वो हो गई आपके 40,000। तो टोटल करंट लाइबिलिटीज हो गई 1,00,000। सही है ये बात? क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो करंट लाइबिलिटीज तो होता है। अब चूंकि टोटल करंट लाइबिलिटीज 1,00,000 है, उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000 हो गया, तो बाकी करंट लाइबिलिटीज 40,000 हो गई। क्लियर? बैलेंस शीट का ये हिस्सा पूरा हो गया। दोनों तरफ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आ गई है। अब तीसरा फॉर्मूला देखो, आगे क्या है सवाल में। रिजर्व एंड सरप्लस 1,00,000 दे रखा है, तो आप ये भी लिख दे, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा कितना? 1,00,000। ये गिवन था, जी लिख देता हूं, जो दिया हुआ है वो पहले से। ये 60,000 भी जी था, यानी पहले से गिवन था। क्लियर? अगला फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, तीसरा। ये तो रिजर्व एंड सरप्लस था ना, आर एंड एस कितना था? 1,00,000। चौथा देखो, फोर्थ फोर्थ पॉइंट आपके क्या दे रखा है? बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 60,000। तो ये भी केवल बैंक ओवरड्राफ्ट है। 60,000, इसको भी केवल लिखना ही है। पांचवा पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो, वो हम सॉल्व कर चुके हैं।
छठा दे रखा है लिक्विड रेशियो, तो ये लिखो रेशियो, वो आपके दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज। सही है। लिक्विड रेशियो है कितना, लिक्विडिटी रेशियो कितना है 1.15, 1.15 है ना, तो 1.15 बट्टे 1 बराबर C1 1,75,000, 1,75,000 ही आया था ना करंट एसेट्स, देखो माइनस स्टॉक, स्टॉक का हमने एस लिखा है, बट्टे CL कितना है 1,00,000। सॉल्व करो इसको, इसका इधर गुणा कराना है, इसका इधर गुणा कराना है। 1,00,000 इंटू 1.15 किया तो 1,15,000 बराबर 1,75,000 माइनस स्टॉक, यही तो है। ये स्टॉक ये इस तरफ ले जाओ तो ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो घटाओ कितना आता है, हाँ बेटा, तो माइनस का 60,000 आएगा बराबर माइनस स्टॉक आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो स्टॉक बराबर कितना हो गया 60,000। स्टॉक बराबर कितना हो जाएगा 60,000। सॉल्व करना समझ में आता है बेटा, इसको भी मेन सवाल में ले जाओ। करंट एसेट्स में स्टॉक आता है कितना 60,000, करंट एसेट्स हेडिंग है, उसमें स्टॉक एक चीज अपने पास आ गई। आगे बढ़ते हैं। छठा फॉर्मूला लिक्विड रेशियो हो गया, फिक्स एसेट्स टू प्रोपराइटर्स फंड, क्या लिखा है इसने, फिक्स एसेट्स टू प्रोपराइटर्स फंड। तो क्या अपने पास फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये आपके प्रश्न में नील दे रखी है, तो आप यहाँ पे नील लिख लेना, ये ध्यान में रहेगा, ताकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब कुछ है नहीं, करंट लायबिलिटीज हो गई। अब इसके अलावा बाकी सारी जो चीज है वो आपके हो गया शेयर होल्डर्स फंड, और इधर आपके करंट एसेट्स और करंट फिक्स एसेट्स दो होगी। बच्चों एक यहाँ पे आपको लिखना है, नोट लिखे, शेयर होल्डर्स फंड, या आप इसको इक्विटी शब्द ले सकते थे, और दूसरा इसमें आपके है करंट लायबिलिटीज। ये दोनों यदि हम जोड़ें तो वो करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स के बराबर होगी। ये एक इक्वेशन अपने को यहां पे लेनी पड़ेगी। अब प्रश्न है सर ये ऐसे कैसे हुआ, तो आप लोग ये बात जानते हैं कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, ये मिलके ही तो करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स होता है। ये एक बेसिक इक्वेशन है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। सही है। अब आप देखो इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है ही नहीं, नील है ना, तो मैंने काट दिया उसको। अब बचा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, और इधर करंट लायबिलिटीज। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी। ये बात आपको पिछले सवाल में भी बताई थी। तो अब अगर हमारे पास CL और शेयर होल्डर्स फंड हो तो ये बैलेंस शीट का इस तरफ का हिस्सा पूरा हो गया, और इधर का जो बैलेंस शीट का हिस्सा है वो, यानी जिसको हम लायबिलिटी साइड बोलते हैं, वो एसेट साइड के बराबर होती है। तो एसेट साइड में दो ही तो एसेट्स होती है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। तो क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी जिसे आप कहते हैं प्लस CL, वो किसके बराबर है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स के बराबर। ठीक है ये बात। देखिए बच्चों, अब आपका इसका नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है
फिक्स एसेट्स टू प्रोपराइटर्स फंड, तो लिखिए फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोपराइटर्स फंड, या जिसे शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। तो अब ये जो फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फिक्स एसेट्स और प्रोपराइटर्स फंड का रेशियो इसने दिया है 0.75। 0.75 इसका मतलब 0.75 तो आपके एफ ए है, और प्रोपराइटर्स फंड जो है पीएफ लिख रहा हूं उसको, प्रोपराइटर्स फंड ये 1 है। सही है ये बात। अब इन दोनों के जो आपको फॉर्मूले को स्टेब्लिश करने के लिए एक इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, तो वो इक्वेशन होगी प्रोपराइटर्स फंड। अब प्रोपराइटर्स फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। ये बैलेंस शीट का एक हिस्सा हो गया जिसको हम तीनों को अगर मिला दे तो लाइबिलिटीज साइड हो गई बैलेंस शीट की। ये किसके बराबर है? एसेट्स के साइड के बराबर होगी। तो एसेट्स में दो होती है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। ये आपके एसेट साइड होगी। ये बात आपको पता ही है कि दोनों बराबर होते हैं। इसमें से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज निल है तो इसको हटा दिया मैंने, प्रश्न में दिया हुआ है अगले ही पॉइंट में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या है? निल। तो निल है तो इसको हटा दिया। तो अब अपने पास इक्वेशन क्या बची? प्रोपराइटर्स फंड प्लस सी एल बराबर सी ए प्लस एफ ए, यही बचा। अब इसमें आप संख्याएं पुटअप कर दो। प्रोपराइटर्स फंड को आप 1 कहेंगे, ये रहा मैंने लिखा यहां पे। सीएल कितना है? हाँ बेटा 1 लाख। सी ए कितना है? 1,75,000। ये दोनों बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, हम लिख चुके हैं, यहां पे एक बार देख लो। ये रहा सी ए और ये रहा आपका 1,00,000 सी एल, तो दोनों यहां से लिए हैं। प्लस फिक्स एसेट्स, ये रेशियो कहता है कि फिक्स एसेट्स 0.75 है, तो हमने लिख दिया 0.75। क्लियर? अब आप इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करेंगे तो एक में से 0.75 घट जाएगा और 1,75,000 में से 1,00,000 घट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 0.25 इज इक्वल टू 75,000। सही है ये बात। इसमें से इसको घटा दिया और ये जो है इसमें से इसको घटा दिया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई तो 0.25 बराबर 75,000 आया। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 1 का आंसर आएगा। किसका आंसर आएगा? 1 का। 1 का आंसर आएगा 75,000 डिवाइड बाई 0.25, कितना आया? 3,00,000। ये जो 3,00,000 है वो 1 है, और 1 यहां पे देखो ये रहा प्रोपराइटर्स फंड जो है वो आपका आंसर आ गया 3,00,000। हो गया प्रोपराइटर्स फंड। अब प्रोपराइटर्स फंड आ गया तो फिक्स एसेट्स आ जाएगा। फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू 3,00,000, यानी प्रोपराइटर्स फंड का कितना परसेंट है? 0.75 है, तो कितना हो जाएगा? 2,25,000। ये आपकी बैलेंस शीट की सारी बातें आ जाएंगी। दोनों आ गए, प्रोपराइटर्स फंड और फिक्स एसेट्स। इसको मेन सवाल में ले जाते हैं। यहां देखें, फिक्स एसेट्स अपना आया 2,25,000। टोटल यहां पे आपकी बैलेंस शीट की 4,00,000 आ गई, और इसमें करंट एसेट्स के नाम पे केवल आप स्टॉक ही कैलकुलेट कर पाएंगे और कुछ हो नहीं पाएगा। तो बस आपने यहां पे लिख दिया, यहां पे लिख देंगे अदर एसेट्स। सही है ना? तो अदर कितनी हो गई? तो 1,75 में से 60 घटाओ, कितना आया? 1,15,000। ये आपका करंट एसेट्स टोटल पूरा आ गया हिसाब। इस तरफ की बैलेंस शीट कंप्लीट। इस तरफ में आपके 4,00,000 तो लिख ही दो। करंट एसेट्स में आपके करंट लाइबिलिटीज में देखो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नील पहले ही लिख चुके हैं, करंट लाइबिलिटीज दोनों मिला के 1,00,000 हो गई। प्रोपराइटर्स फंड 3,00,000 आया था, तो प्रोपराइटर्स फंड का मतलब इन दोनों की टोटल 3,00,000 थी। ठीक है ना? इन दोनों की टोटल कितनी थी? 3,00,000, 3 लाख। उसमें से 1,00,000 रिजर्व एंड सरप्लस है, तो पीछे कितना बचा?
2 लाख, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जिसको इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं वो आ जाएगी। और बैलेंस शीट की टोटल 1, 1 और 2 टोटल 4, और इधर आपके दोनों मिला के 4, ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चन बच्चों 20 नंबर में आपके पूछा जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।